पेपर नंबर 121 पे चर्चा होगी। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, टॉपिक है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल पर एक पूरा का पूरा पेपर बनाया है, उस पर हम बात कर सकते हैं। वही 3 अंक, 5 अंक और 11 अंक की प्रश्नों का जो हम एक संतुलित रुझान रखते हैं, उसी को रखा गया है। जैसे कि पहला प्रश्न जो आपके लिए पूछा जा सकता है वो है शुंग वंश। अगर केवल इतना लिखा हुआ आ जाए पेपर में शुंग वंश, तो आपको क्या लिखना है? आप सबसे पहले तो ये समझिए कि मौर्योत्तर कालीन एक राजवंश है ये। इसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है, ठीक है। स्थापना पुष्यमित्र शुंग द्वारा 185 ईसा पूर्व में 185 ईसा पूर्व, यहाँ पर ई पू लिखना था, ईस्वी लिखा हुआ है, इसको 185 ईसा पूर्व करिएगा आप लोग, है ना, अपनी राइटिंग में जब करें। मौर्य शासक जो कि अंतिम मौर्य शासक था बृहदत्त, उसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना हुई। आप एक लाइन में टू द पॉइंट लिख सकते हैं, संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, स्थापना 185 ईसा पूर्व में, बृहदत्त की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। दैट्स इट, इतना पर्याप्त है। इसके बाद अगर आपसे एक व्यक्तित्व आधारित 3 अंकीय प्रश्न पूछ लिया जाए, पतंजलि, तो पतंजलि की बात बताइएगा कि पतंजलि जो थे वो एक संस्कृत भाषा के विद्वान थे और पुष्यमित्र शुंग के दरबारी या कहें कि ऋषि थे, महर्षि थे। पतंजलि के संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने महाभाष्य की रचना की है। पतंजलि का महाभाष्य, जो कि पाणिनि के व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी पर लिखी गई एक टीका है, कमेंट्री है, आप ये समझ लीजिए। जैसे कि महाभारत लिखी गई, अब महाभारत पर मेरे क्या विचार हैं उस पर मैं लिख दूँ आनंद महाभारतम, एक नया ग्रंथ लिख दिया, तो ये क्या होगा? आनंद महाभारतम। ये महाभारत पर लिखा गया एक टीका है, कमेंट्री है, जिसमें महाभारत की कथा या फिर जो पुस्तक है उस पर मैं अपने विचार रख सकता हूँ, या किसी घटना के बारे में मैं क्या सोचता हूँ ये रख सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको पढ़ के आंसर लिखें। और कैसे लिखना है? 5 से 6 शब्दों में, है ना, एक पंक्ति में कैसे लिखना है या फिर कैसे बनाना है। तो जैसे मान लो कि पतंजलि नंबर 1, जैसे 3 निकाला, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित, दूसरा संस्कृत विद्वान, तीसरा महाभाष्य के रचनाकार, खत्म। 1 2 3। ये जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप मेमोराइज करने के लिए काम आ सकती है, बाकी लिखना तो वैसे ही। अब आ जाते हैं कण्व वंश के बारे में। ये मौर्योत्तर काल है, यहाँ पर आपको है ना 3 मार्कर क्वेश्चंस, 5 मार्कर क्वेश्चंस भर के मिलेंगे। कण्व वंश के बारे में संस्थापक है वसुदेव या वासुदेव कर्ण। समय है 75 ईसा पूर्व। इसने, वासुदेव कर्ण ने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या की थी और कण्व वंश की नींव रखी थी, कोई समस्या नहीं। आंध्र सातवाहन वंश के बारे में बता दीजिए कि आंध्र सातवाहन वंश का जो टाइम पीरियड है वो 30 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईसा पूर्व के आसपास का है। इसका संस्थापक है सुमुख। इनका जो क्षेत्र रहा है सातवाहन शासकों का, वह है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक क्षेत्र पूरा का पूरा। अगला है नानाघाट अभिलेख। जैसे कि जूनागढ़ अभिलेख पूछा जाता है, वैसे ही नानाघाट अभिलेख है। तो बताइएगा कि सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागरिंगा द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था, जिसमें अपने पति की विषय में जानकारी देती है। हमें ये बात ना लिख के केवल ये लिखनी है कि इस अभिलेख में हमें भूमि अनुदान दिए जाने की जानकारी मिलती है, और भूमि अनुदान दिए जाने का पहला ये अभिलेखी साक्ष्य, जैसे एरन अभिलेख है जिसमें हमें सती प्रथा के पहले अभिलेखी साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। साहित्य में तो पहले मिल गया, परंतु अभिलेख पर उत्कीर्ण पहला साक्ष्य एरन अभिलेख। उसी तरह से भूमि अनुदान दिए जाने का, भूमिदान दिए जाने का पहला अभिलेखी साक्ष्य नानाघाट अभिलेख, ठीक। जिस सामंतवाद को हम बाद में देखते हैं गुप्त काल में, हर्षवर्धन के काल में और राजपूत काल में, उसकी जड़ें यहाँ पर हैं। अगला है हाल। तो हाल के बारे में बताइए सबसे पहले। जे हाल मिसकी मकुंद रंजिश किताब हिजरा बेचारा दिल है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कुछ बच्चे ये भी करके आ सकते हैं, जैसे कि एक बार 3 मार्कर में आया था फॉल्कन। ठीक है, तो बच्चों को जो जो ठीक लगा, किसी ने उसको विमान लिख दिया, किसी ने ये लिख दिया, कोई बात नहीं, दोनों तरह से अंक मिले उनको। यहाँ पर हाल का मतलब है आंध्र सातवाहन शासक। वो मत लिख देना क्या हाल है जनाब आपका, है ना, ऐसा मत कर देना। हाल ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक एक मुक्तक काव्य लिखा, ठीक है। और यह प्रेम गाथाओं का वर्णन है इसमें। उसमें खुद उसने अपनी प्रेम गाथाओं के बारे में चर्चा की। ये जो पुस्तक है गाथा सप्तशती, ये भी अपने आप में 3 अंक में पूछी जा सकती है। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ आ जाएगा, गाथा सप्तशती।
तुरंत दिमाग क्लिक करना है, इनको रटना है, ध्यान दीजिए। इसके बाद है गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का एक महानतम शासक रहा है। नासिक अभिलेख से हमें गौतमीपुत्र सातकर्णी के विषय में जानकारी मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला नाम है यज्ञश्री सातकर्णी, आंध्र सातवाहन शासक। जब भी आपको मिले गौतमीपुत्र सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी, तो आप सीधे चलिए आंध्र सातवाहन शासकों पे। इसके जो सिक्के मिले हैं जोगलथम्बी से, वहाँ से हमें ये जानकारी मिलती है कि इसके सिक्कों पर जहाज का चित्र है, जो कि हमें बताता है कि यह जल यात्रा या जलीय मार्गों के ट्रेड से जुड़ा हुआ था। इसका मतलब है कि जो सातवाहन शासक थे वह समुद्री व्यापार में रुचि रखा करते थे। काफ़ी महत्वपूर्ण है। यज्ञश्री सातकर्णी को याद करने का बड़ा कारण यही है, जैसे इस बार पूछा ना कि हड़प्पाई लिपि पर या हड़प्पाई मोहरों पर कौन सा वृक्ष का उत्कीर्णन हुआ है, वैसे ही ये प्रश्न भी है प्रीलिम्स में कि वह कौन सा शासक है जिसके सिक्कों पर जहाज का चित्र है, वह कौन सा शासक है जिसे सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक। अगला, वाकाटक वंश का संस्थापक कौन है? संस्थापक विंध्य शक्ति है। टाइम पीरियड याद था, लिख दीजिए। और राजधानी नंदीवर्धन या नागपुर। अगला है प्रवर्तसेन द्वितीय, वाकाटक वंश का शासक। इसने भी प्राकृत भाषा में एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है सेतुबंध। कौन सा ग्रंथ लिखा? सेतुबंध। सेतुबंध भी 3 नंबर में आ सकता है, ये बार बार बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, ये जो बता रहा हूँ ना, इसी को वीडियो कट करके फिर साक्ष्य के रूप में दिखाऊंगा कि देखो उस दिन बोला था सेतुबंध आएगा। आभिर वंश, आभिर वंश का संस्थापक ईश्वर सेन। ईश्वर के सेन के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने 248 से 249 ईस्वी के लगभग कलचुरी चेदी संवत की स्थापना की थी। ये कैलेंडर है जिसको इन्होंने आरंभ किया था। ये लगभग 4वीं शताब्दी तक शासन करते रहे, लगभग 150 साल शासन रहा इनका। इसके बाद जो अगला 3 मार्कर क्वेश्चन है वो है इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक है शांतमूल। ठीक है, शांतमूल का उत्तराधिकारी हुआ है वीर पुरुष दत्त। कहीं कहीं किताब में इसको वीरू पुरु दत्त भी बताया गया, आप लिखिए वीर पुरुष दत्त। ठीक है, इसके बारे में विख्यात है कि इसने नागार्जुन स्तूप का निर्माण करवाया था। नागार्जुन कोंडा के जो स्तूप है उसका निर्माण कराया था। ये महत्वपूर्ण बात है। नागार्जुन कोंडा के स्तूप का निर्माता कौन है? वीर पुरुष दत्त है, जो कि इक्ष्वाकु वंश का शासक है और शांतमूल का उत्तराधिकारी है। ठीक है, अगला है कदम्ब वंश। कदम्ब वंश की राजधानी वनवासी रही है ना। इसका संस्थापक है मयूर शर्मन। और चालुक्य वंश का एक शासक है पुलकेशिन द्वितीय, जिसने नर्मदा की नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। उसने कदम्ब वंश को समाप्त किया था। ठीक है, अगला है मिनांडर। मिनांडर पर 5 अंकी प्रश्न भी आ सकता है, अभी बता रहा हूँ मैं। 3 अंक में बनाया है, 5 अंक में भी आ सकता है, इसलिए थोड़ी लाइनें ज़्यादा है। मौर्योत्तर काल में सियालकोट की राजधानी बनाकर शासन करने वाले हिंद यवन शासकों के डेमेट्रियस वंश का शासक मिनांडर था। देखिए, इंडो ग्रीक शासकों का आक्रमण हुआ। ठीक है, अब भारत पर जो इंडो ग्रीक शासक थे उन्होंने 2 शाखाएं स्थापित की। एक जो शाखा थी वह डेमेट्रियस कही गई और दूसरी शाखा कही गई यूक्रेटाइडस। डेमेट्रियस शाखा का जो केंद्र बिंदु था वो था साकल या सियालकोट। ठीक इसी शाखा के अंतर्गत एक शासक हुआ जिसका नाम है मिनांडर। मिनांडर का नाम किसी राजनीतिक कारणों या युद्ध के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि इसके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात है कि ग्रंथ लिखा गया है मिलिंद पन्नों। आपने भी सुना होगा, नागसेन ने लिखा है। मिलिंद पन्नों में नागसेन व मिनांडर के मध्य संवाद का उल्लेख है, जिसमें मिनांडर बहुत सारे प्रश्न पूछता है और नागसेन उसका उत्तर देता है। नागसेन एक बुद्ध भिक्षु है। नागसेन के उत्तरों से संतुष्ट होने के पश्चात मिनांडर या मिलिंद बौद्ध धर्म अपना लेता है। यह इंडो ग्रीक शासकों के भारतीय रूपांतरण का उल्लेख करता हुआ नजर आता है। इसका मतलब है कि वे शासक जो मध्य एशिया क्षेत्र से आए थे, चीनी तुर्किस्तान क्षेत्र से आए थे, मध्य एशिया से आए थे और यहाँ कर बस गए थे, उन्होंने धीरे धीरे भारतीय संस्कृति को अपना लिया। ये इस बात के लिए महत्व रखता है। और मिलिंद पन्नों के ग्रंथ में मिनांडर अमर हो गया। कुछ नहीं करना है। मिनांडर के बारे में बात आ जाए तो बताइए, मौर्योत्तर काल में सियालकोट से शासन करने वाली डेमेट्रियस वंश की शाखा का एक शासक रहा है। ये इतना भी लिख देंगे, हिंद यवन शासक है और इसने बौद्ध धर्म अपनाया था, मिलिंद पन्नों में उल्लेख है, तो भी 3 नंबर है, 3 में से 3। इतना लिख देंगे, थोड़ी सी बेसिक डिटेल और बढ़ा देंगे तो 5 अंक में ये बढ़ जाएगा। अब इसके बाद में जो अगले शासक है वो है पल्लव या पार्थियन।
पश्चिमोत्तर भारत में शकों के बाद पर्थियन लोग आए, शक के बाद आए पल्लव। ठीक, कहाँ के थे मूलतः? ये मध्य एशिया क्षेत्र से थे, ईरान से थे। बहुत अच्छी बात। इसके अलावा इस वंश का पहला जो शासक है उसका नाम मिलता है मिथ्रडेस प्रथम। इस वंश में या पल्लवों में एक महत्वपूर्ण शासक है जिसका नाम है गोंडोफर्निस। ठीक है, ये वही गोंडोफर्निस है जिसके समय सेंट थॉमस भारत आए थे 1st सेंचुरी एडी के आसपास, और केरल क्षेत्र में गए थे, वहीं पर उनकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई। कभी आपसे कोई पूछ ले कि भारत में ईसाई धर्म कब आया था, तो गोंडोफर्निस के समय उल्लेख मिलता है सेंट थॉमस का, जिन्हें मार दिया गया था। गोंडोफर्निस पे अगर 3 अंक आ जाए, एक पल्लव शासक था, राजधानी तक्षशिला थी, इसकी उपाधियाँ थी देवव्रत और त्राता। ठीक है, गोंडोफर्निस के शासनकाल का एक अभिलेख है जिसको बोलते हैं तख्ती बही अभिलेख, जो कि पेशावर जिले से प्राप्त हुआ, पाकिस्तान के पेशावर से। अच्छा, ये तख्ते बही अभिलेख भी 3 अंक में मिल जाएगा आपको। अभी जिनको मैं कह रहा हूँ ना कि 3 अंक में मिलेगा, ये फिर आपको क्वेश्चन आंसर सेशन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला कुषाण। कुषाणों के बारे में अगर 3 अंक में पूछे तो भैया मौर्योत्तर काल में पर्थियन शासकों का अंत कर कुषाण आक्रांताओं ने भारत पर आधिपत्य स्थापित किया। शक आए, कुषाण आए, पर्थियन आए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कुषाण मूलतः मध्य एशिया के चीनी तुर्किस्तान क्षेत्र के रहने वाले थे और इनका मूल कबीला क्या था? यूची कबीला। ये वहाँ से निकले थे और 5 शाखाओं में बैठे थे। उनमें से एक शाखा भारत की तरफ बढ़ी और उसी ने भारत पर शासन किया। कनिष्क उसी शाखा का एक शासक रहा है। मथुरा मूर्तिकला। अब मथुरा मूर्तिकला को 5 अंक में भी पूछ सकते हैं। मैंने गांधार मूर्ति शैली को डाला है 5 अंक में, मथुरा मूर्तिकला के लिए स्पेस नहीं था, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, 3 अंक 5 अंक दोनों में हो सकता है। या फिर आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि मौर्योत्तर काल में मूर्तिकला शैलियों पर टिप्पणी कीजिए, तब आपको मथुरा मूर्तिकला, गांधार मूर्तिकला और अमरावती मूर्तिकला शैली पर विस्तार से चर्चा करनी है। ठीक है, अब यहाँ देखिए मथुरा मूर्तिकला। यह कला शैली मुख्यतः मथुरा और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में विकसित हुई, इसलिए इसको क्या कहा गया? मथुरा मूर्तिकला शैली। इस कला शैली में ये टाइम पीरियड मौर्योत्तर काल का ही है। बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियाँ बनी और लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई है। इसके अलावा यहाँ पर ये मथुरा मूर्तिकला में आपको आध्यात्मिक तत्व ज़्यादा हावी नजर आएंगे भौतिकवादी तत्वों की, जबकि गांधार मूर्तिकला में भौतिक तत्व आपको ज़्यादा मजबूत दिखाई देंगे। वहाँ पर बुद्ध की जो मूर्तियाँ बनी गांधार मूर्तिकला में, वह यूनानी देवता अपोलो की तरह दिखाई गई है। अपोलो जो देवता है बड़ा ही बलिष्ठ पुरुष की तरह दिखाई देता है। अगर आपने वो साइकिल देखी हुई एटलस है ना, उस पर अपोलो का चित्र है जिसमें वो पृथ्वी उठाए दिखाया गया है। अगला 3 मार्कर क्वेश्चन है, वो है स्वप्न वासव दत्ता। स्वप्न वासव दत्ता मौर्योत्तर काल में भास द्वारा रचित एक संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। स्वप्न वासव दत्ता को संस्कृत भाषा का प्रथम नाटक ग्रंथ माना जाता है। ये 2 लाइन लिखिए, आराम से आपके 3 अंक पके हुए हैं। नाट्यशास्त्र। मौर्योत्तर काल में भरत मुनि द्वारा नाट्यशास्त्र की रचना की गई और भारतीय नृत्य कला शैली का आधारभूत ग्रंथ है ये नाट्यशास्त्र, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। इसके बाद में देखिए अश्वघोष की रचनाएं। अश्वघोष मौर्योत्तरकालीन संस्कृत भाषा के रचनाकार है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान दीजिए, अश्वघोष ने बुद्धचरित, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण जैसी रचनाएं की हैं। पूछा गया था अश्वघोष की रचनाएं, अगर ये 3 भी लिख देते तब भी काम हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये 3 मार्कर क्वेश्चंस हमारे समाप्त होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम बढ़ेंगे 5 अंकी प्रश्नों के लिए। 50 से 60 शब्द लिखना है। यहाँ पर निश्चित रूप से शब्दों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर लेखन का जो उद्देश्य है वो थोड़ा सा अलग है। वो उद्देश्य क्या है, आप इसको पढ़ के समझ के और संक्षिप्त में डायग्राम बनाते हुए चलें। आंध्र सातवाहन सामाजिक व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए। 5 अंकी प्रश्न है। आंध्र सातवाहन सामाजिक व्यवस्था ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जैसे चोल शासकों के समय स्थानीय प्रशासन प्रणाली विकसित हुई, उसी तरह से आंध्र सातवाहन शासक मौर्योत्तर काल में सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति को लेकर बड़ी अच्छी बातें हुई। यहाँ पर शासकों के नाम भी मात्र सत्तात्मक रहे, हालांकि व्यवस्था पुरुष सत्तात्मक ही थी। इसलिए ज़्यादा संभावना है कि आंध्र सातवाहन सामाजिक व्यवस्था को पूछ लिया जाए। ठीक है, हम 4-5 बिंदु देख लेते हैं। पहला, सबसे पहले तो ये समझिए कि जो सातवाहन शासक है या सातवाहन जो दक्कन क्षेत्र था, एक कबीलाई क्षेत्र था। जब आर्य सभ्यता का प्रसार यहाँ हुआ, ध्यान दीजिए, उत्तर वैदिक काल तक तो नर्मदा के उत्तर वाला ही क्षेत्र था। उसके बाद मगध का विकास हुआ, मौर्य शासक बने,
बौद्ध मत हुआ, ब्राह्मण मत हुआ और धीरे धीरे मौर्योत्तर काल तक दक्षिण भारत में आर्यीकरण बढ़ा, ब्राह्मण संस्कृति का विस्तार हुआ। तो जब ब्राह्मण संस्कृति यहाँ पर फैली तब यहाँ पर चातुर्य वर्ण व्यवस्था स्थापित हुई। हालांकि यह उतनी मजबूत नहीं थी जितनी कि उत्तर भारत में। यहाँ पर वर्ण संकर जातियों का भी उल्लेख हुआ है, हालांकि इनको रोक पाना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि ये ट्राइबल बेल्ट है पूरा का पूरा। अब इस समाज में महिलाओं की स्थिति, इसी को फोकस करना है, ध्यान दीजिएगा। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, उन्हें शिक्षा का अधिकार था, पर्दा प्रथा नहीं थी, स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार था, बहुत सारी बातें हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। राजाओं के नाम, आंध्र सातवाहन राजाओं के नाम मात्र सत्तात्मक रहे, किंतु ध्यान दीजिएगा कि ये पुरुष सत्तात्मक समाज ही था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्री नहीं थी बल्कि पुत्र हुआ करता था। अंतरजातीय विवाह होते थे, अनुलोम प्रतिलोम विवाह था। सातवाहनों ने ब्राह्मणों तथा बौद्धों को करमुक्त ग्रामदान दिए, नानाघाट अभिलेख का उल्लेख कर सकते हैं, और यहीं से सामंती तत्वों का विकास आरंभ हुआ सामाजिक स्थिति में। बस ये 3-4 बातें लिखिए। ब्राह्मण संस्कृति पहुंची, कबीलाई संस्कृति के साथ चातुर्य वर्ण व्यवस्था की स्थापना हुई, कठोर नहीं थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। हालांकि आंध्र सातवाहन शासकों के जो नाम हैं वो मात्र सत्तात्मक मिलते हैं, किंतु ध्यान दीजिए, किंतु यह समाज पुरुष सत्तात्मक ही था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन होता था? पुरुष। अंतरजातीय विवाह होते थे, बहुत अच्छी बात है। ब्राह्मण और बौद्धों को कर मुक्त दान दिए जाने की प्रथा आरंभ हुई, नानाघाट अभिलेख, जिसने सामाजिक व्यवस्था में सामंती तत्वों को विकसित किया। ये 3-4-5 बिंदु लिखिए शॉर्ट में, और आराम से 5 में से 3.5-4 अंक लाइए। यही टारगेट बनाइएगा, ये मत सोचिए कि 5 में से 5 मिल जाएंगे। इसके बाद आ जाते हैं मौर्योत्तरकालीन कलिंग के चेदी वंश पर टिप्पणी कीजिए। सीधा भी आ जा सकता है, कलिंग का चेदी वंश, बस ठीक। चेदी वंश का संस्थापक महामेघवान है। एक अन्य महत्वपूर्ण शासक है खारवेल, और खारवेल के विषय में जानकारी किससे मिलेगी? हाथी गुम्फा अभिलेख से। अगर आपसे प्रश्न ये पूछे कि हाथी गुम्फा अभिलेख पर टिप्पणी कीजिए, तो ये जो 3 बातें हैं और किसके समय का है ये लिख देंगे तो काम हो जाएगा। हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें खारवेल के विषय में जानकारी मिलती है, ठीक। क्या क्या जानकारी मिलती है? नंबर 1, खारवेल ने, जो कि उड़ीसा का शासक है, उसने महापद्मनंद द्वारा खुदवाई गई 3 सुनिया नहर का विस्तार कलिंग तक किया। देखिए, इसमें उल्लेख ये हुआ है कि मौर्योत्तर काल में जब कलिंग का शासक खारवेल हुआ, उस समय मगध की शक्ति काफ़ी कमज़ोर थी। खारवेल क्या करता है? मगध पर आक्रमण करता है, और मगध पर, ध्यान दीजिएगा, आक्रमण करके उसे विजित कर लेता है, और वहाँ से वह एक जिनसेन की प्रतिमा को उठा लाता है। ये वही प्रतिमा है जो कि महापद्मनंद कलिंग पर आक्रमण करके ले गया था। इसका मतलब है कि वो प्रतिमा जो कि कलिंग अस्मिता से जुड़ी थी, उसको मगध से वापस ले आता है। उसके बाद वो बताता है कि मैं बहुत शक्तिशाली शासक हूँ, मैंने चोल, चेर, पांड्य राजाओं को भी पराजित किया, मतलब उत्तर भारत की भी विजय की और दक्षिण भारत की, और यहाँ तक कि मैंने तो पांड्य शासकों से गधे से हल चलवाए हैं, ठीक है। उनसे कहा कि मैंने गधे लो और हल चलाओ, पांड्य शासक कितना मजबूर किया। साथ ही साथ वो ये भी उल्लेख करता है कि महापद्मनंद ने एक नहर बनवाई थी, उस नहर का विस्तार मैंने किया। नहर सिंचाई प्रणाली का उल्लेख करने वाला पहला अभिलेखी साक्ष्य है हाथी गुम्फा का अभिलेख, ठीक है बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आपको इस तरह से मैनेज करना है, क्योंकि कलिंग के चेदी वंश के विषय में जो जानकारी मिलती है वो केवल खारवेल के बारे में मिलती है, अन्य कोई सोर्स नहीं है। और खारवेल का भी कौन सा अभिलेख? हाथी गुम्फा अभिलेख, इसके अलावा कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं। तो इन्हीं जानकारियों के आधार पर आंसर करना है। एग्जामिनर भी ये बात जानता है, ठीक है, तो वो मार्क्स देगा ही देगा आपको। अगला 5 अंकी प्रश्न है, और वो है मौर्योत्तर काल में भारत पर हुए हिंद यवन आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा? जो इंडो ग्रीक आक्रमण हुआ मौर्योत्तर काल में, उसका प्रभाव क्या पड़ा? अब हमें कुछ नहीं करना है, जैसे ये मैंने लाइन लिखी है, अगर आप ये लाइन ना लिखते हुए केवल प्रभाव लिख दें, प्रभाव। और नंबर 1, पहला, ज्योतिष के क्षेत्र में हमने यूनानियों से सीखा काफ़ी कुछ। ज्योतिष में भारतीयों ने यूनानियों से सीखा है। सप्ताह के 7 दिन का विभाजन तथा ग्रहों के नाम, 7 दिन, सोमवार से लेकर शनिवार रविवार तक का जो 7 दिन का विभाजन है, यह इससे पहले नहीं था। हम पखवाड़े पे काम करते थे। आज दूज है, तीज है, चौथ है, पंचमी, छठ है, सातम है, अमावस है, पूर्णिमा है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, ये चलता था। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये जो कॉन्सेप्ट है ये यूनानियों का है, ठीक है। दूसरा, नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला हमने सीखी। मैंने की बहुत अच्छी बात है भाई।
इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण योगदान है सिक्का निर्माण कला। जब तक इंडो ग्रीक शासक नहीं आए थे, भारत में अच्छी किस्म के सिक्के नहीं पाए जाते थे। इनके सिक्के हमने देखे, इन पर राजाओं की आकृतियाँ बनी होती थी और उस पर लेख लिखे होते थे। भारत में पहली बार ऐसे सिक्के बने अब, जिस पर राजाओं की आकृतियाँ थी और उन पर उनकी उपाधियाँ या लेख लिखे हुए थे। लेख युक्त सिक्के तथा आकृति युक्त सिक्के सबसे पहले भारत ने इंडो ग्रीक शासकों के संपर्क में आने के पश्चात ही किए। ठीक है भैया। इसके अलावा भारत में इंडो ग्रीक शासकों के प्रभाव से गांधार मूर्ति कला का विकास हुआ। कनिष्क के टाइम पे हुआ था ये गांधार क्षेत्र में। बहुत सारी शब्दावली हमने ग्रहण की, जैसे कि यवनिका और पटाक्षेप। ये जो पटाक्षेप के लिए यवनिका शब्द है, यह शब्द यूनान से आया है। कौन सा? यवनिका। पटाक्षेप का मतलब है जब नाटक समाप्त हो जाता है और पर्दा गिरता है, वह है पटाक्षेप होना, या किसी घटना का या किसी रहस्य का समाप्ति या खुल जाना, कि भैया इस रहस्य से पर्दा उठ गया, ये हो गया पटाक्षेप। इस तरह का मामला है। तो शब्दावली बड़ी बहुत ऑब्वियस है कि भैया जब कोई संपर्क में आएगा, वो यहाँ रहेंगे, भारतीय संस्कृति को अपनाएंगे, तो वो भी एक कुछ तत्व अपने साथ लेकर आएंगे। ठीक भैया, ये प्रभाव रहा, तो ये चीज़ें आप लिखिएगा, काम आसान हो जाएगा। इसी तरह से कनिष्क पर अगर आपसे 5 अंक में टिप्पणी पूछे, कनिष्क की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, यह आपसे 11 अंक में पूछा जा सकता है। लिखना भाई ये जो मैं बता रहा हूँ, बस उसकी भाषा और शैली थोड़ी सी अलग हो जाएगी। ठीक है, ये प्रश्न आ चुका है, कनिष्क की उपलब्धियों पर टिप्पणी कीजिए, 11 अंक की प्रश्न। और मैंने क्या बोला? कनिष्क पर टिप्पणी करो 5 अंक के लिए। सबसे पहले बताइए कि जो कनिष्क है वो कुषाण वंश का महानतम शासक है। जब ये शासक बना 78 AD में, तो इसने कौन सा संवत चलाया? शक संवत चलाया। कुषाण शासक ने शक संवत चलाया। अजीब है ना? वो जो संवत चलाया था उसका प्रयोग शकों ने काफ़ी किया, इसलिए उसको शक संवत कहा गया। ठीक, इसी शक संवत को भारत सरकार ने अपने राजकीय प्रयोग में लिया, राजकीय कैलेंडर के रूप में बनाया इसको। इसका जो प्रारंभ है यह 21 या 22 मार्च को होता है। सामान्यतः 21 मार्च को, लीप ईयर में 22 मार्च से शुरू होता है। कनिष्क की जो राजधानी है पुरुषपुर या पेशावर रही, दूसरी राजधानी मथुरा रही, जहाँ से ये शासन करता था। बौद्ध धर्म का संपोषक था। चतुर्थ बौद्ध संगति हुई कनिष्क के कुंडलवन में, वसुमित्र ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, और इसी के समय बौद्ध संप्रदाय हीनयान तथा महायान में विभाजित हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसी के समय मथुरा मूर्ति कला, गांधार कला शैली का विकास हुआ। रोम से देखिए, इस समय तक चीन से लेकर मध्य एशिया तक जाने वाला जो सिल्क रूट हुआ करता था, वहाँ पर इसने पहुँच स्थापित करी। चीन से लेकर यूनान के रोम तक पहुँचता था। ठीक है, एक सिल्क रूट, वहाँ तक इसने पहुँच स्थापित की, जिससे भारत की आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ी। कनिष्क ने चीनी शासक पांचाओं से भी युद्ध किया। पहली बार तो हार गया, परंतु दूसरी बार जीत गया। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आप 2-3 बिंदु, 4 बिंदु लिखेंगे तो मामला सही बनेगा। अब इसके बाद में अगर आपसे बोला जाए गांधार मूर्ति कला शैली पर टिप्पणी करिए, तो आइए कर देते हैं। सबसे पहली बात तो भैया मौर्योत्तर काल की घटना है। गांधार वर्तमान पाकिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों में जिस मूर्ति कला शैली का विकास हुआ, उसे आज हम गांधार मूर्ति कला शैली बोलते हैं मौर्योत्तर काल में। ठीक है, समय बताना है। इस मूर्ति कला शैली में बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां बनी काले, नीले तथा हरे स्लेटी पत्थर से। ध्यान दीजिए, मथुरा मूर्ति कला लाल बलुआ पत्थर से बनाए थे, और ये जो मूर्तियां बनी गांधार की, ये काले, नीले तथा हरे स्लेटी पत्थर से बनी है। ठीक, इसमें भारतीय तथा यूनानी जो विचार है उनका सम्मिश्रण दिखाई देगा। जो मूर्तियां बनी, बनाने का तरीका यूनानी था। ठीक है, परंतु जो विषय थे वो भारतीय थे। जैसे कि बुद्ध, बोधिसत्व, इनका कोई लेना देना यूनान से नहीं है, परंतु बुद्ध को कैसे उत्कीर्णित करेंगे, ये तरीका यूनानी था। और जब ये तरीका यूनानी हुआ तो यहाँ आध्यात्मिकता की जगह बौद्धिकता ज़्यादा आ गई। यहाँ पर बुद्ध को एकदम बलिष्ठ पुरुष की तरह दिखाया गया, सुंदर दिखाया गया, नक्काशी की गई, उनको तामझाम के साथ दिखाया गया। ठीक है भैया, ध्यान दीजिएगा। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है 5 अंक में, मथुरा मूर्ति कला तथा गांधार मूर्ति कला शैली में अंतर बताइए। इसका भी उत्तर लेके आऊँगा आपके सामने में। अगला है जो कि 11 अंक की प्रश्न है, मौर्योत्तर काल में या मौर्योत्तरकालीन सामाजिक जीवन पर टिप्पणी कीजिए। अब अगर प्रश्न इस तरह से बने कि भैया मौर्योत्तरकालीन सामाजिक जीवन पर टिप्पणी करें, तो फिर कैसे चलेगा, क्या क्या बताना है। देखो, सामाजिक जीवन में सबसे पहले सामाजिक संरचना बताते हैं,
ठीक है। फिर कोई नई चीज़ यहाँ पर उत्पन्न हुई तो वो बताते हैं। फिर उसके बाद में अगर जाति व्यवस्था वगैरह दिख रही है वो बताते हैं, महिलाओं की स्थिति बताते हैं, दास व्यवस्था बताते हैं, और अगर मैटर कम हो तो खान पान और ओढ़ना पहनना भी बता देते हैं। पर अगर मैटर पर्याप्त हो तो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने किया इस उत्तर में। मौर्योत्तरकालीन सामाजिक व्यवस्था वही परंपरागत वर्ण व्यवस्था आधारित थी और जाति व्यवस्था यहाँ पर विकसित हो चुकी थी। ठीक, इस समय सामाजिक व्यवस्था में कुछ नए तत्व देखे गए, जैसे कि बड़ी संख्या में विदेशी भारत आए। शक, कुषाण, पल्लव ये सब विदेशी थे, भारत आए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर सामंती तत्वों का विकास आरंभ हुआ, क्योंकि भूमि अनुदान प्रणाली विकसित हुई, और जो भूमि अनुदान में दी जाती थी वो सामान्यतः ट्राइबल बेल्ट की हुआ करती थी, जंगली क्षेत्र की। तो क्या होता था, जिसको अनुदान में मिली वो जंगल काटता था और उस क्षेत्र के लोग उसके संपर्क में आते थे। इसका मतलब है कि अब जंगलों को काटकर सभ्यता का विस्तार हो रहा था। यह यूँ कहे कि जो ब्राह्मण व्यवस्थाएं थी, जो उस समय के सांस्कृतिक मूल्य थे, उनका विस्तार बड़े ही गहरे क्षेत्रों तक होने लगा। अब जंगली क्षेत्रों तक इनका विस्तार हो रहा था। कृषि भूमि का विस्तार होगा भूमि अनुदान प्रणाली से, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। क्यों? क्योंकि पहले जो बताया गया था कि भैया जो शूद्र हैं उनका कार्य क्या है, उनका जो कार्य है वो है केवल सेवा करना। पर मौर्य काल में कौटिल्य ने कहा था कि शूद्रों को कृषि कार्य में लगाया जाना चाहिए। मौर्योत्तर काल तक आते आते ये बात स्थापित हो गई, और अब शूद्रों को मौर्योत्तर काल में कृषि तथा अन्य व्यापार वाणिज्य आदि कार्यों में लगाया जाने लगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी। तो 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं जो कि समाज में इस समय आए हैं। ठीक है भैया। इसके अलावा जातियों की वृद्धि हुई। क्यों हुई? क्योंकि जब बाहरी तत्व आएंगे तो वो तो वर्ण व्यवस्था में है नहीं, वो तो जिससे चाहेंगे शासक वर्ग उससे विवाह करेंगे। तो धीरे धीरे वो जो वर्ण व्यवस्था का ढांचा है वो टूटेगा, वर्ण संकर जातियाँ बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, जातियों की संख्या बढ़ेगी। दूसरा, जो जनजातियाँ अभी अपना जीवन जी रही थी, अब वो आर्य सभ्यता में आएंगी तो वो भी किसी न किसी वर्ण में फिट होंगी, उनके भी विवाह होंगे। तो इन 2 कारणों से, जनजातीय तत्वों के विकसित होने से या आर्य सभ्यता से जुड़ जाने से, मुख्य धारा में आने से, तथा विदेशी तत्वों के भारत आने से वर्ण संकर जातियाँ बढ़ी। यही कारण है कि इस समय मनुस्मृति लिखी गई मनु द्वारा, और उसने वर्ण संकर जातियों के विरुद्ध काफ़ी कुछ लिखा है, और ये कहा है कि वर्णों को अपने धर्म से अलग नहीं होना चाहिए, अर्थात जो कार्य जिस वर्ण को दिया गया वो करें। वो कहता है कि शूद्रों को सेवा कार्य करना चाहिए। वो सब ये क्यों कह रहा था? क्योंकि सामाजिक स्थिति में अब वर्ण संकर तथा अन्य जातियाँ विकसित हो रही थी। अब भारतीय समाज में विदेशी तत्व आए तो भैया ध्यान दीजिएगा, ये कमज़ोर नहीं है, ये शक्तिशाली समूह है, शासक वर्ग है। तो ब्राह्मण पंडितों ने इन विदेशी शासकों को कहाँ स्थापित किया? क्या ये ब्राह्मणों में शामिल कर सकते थे? उत्तर नहीं। क्या ये वैश्य शामिल कर सकते थे? खेती बाड़ी तो करते नहीं है ये। इनको कहा शूद्र, नाम भी नहीं लेना, बहुत पिटाई हो जाएगी पंडित जी। तो इनको शामिल किया गया क्षत्रियों में, परंतु क्षत्रियों के अंतर्गत भी इन्हें निम्न कोटि का दर्जा दिया गया। जो मूल क्षत्रिय वर्ण था उनको उच्च कोटि का माना गया, और इनको कहा गया व्रात क्षत्रिय। क्या कहा गया? व्रात क्षत्रिय, अर्थात द्वितीय श्रेणी के क्षत्रिय, और इनको शामिल कर लिया गया। जनजातियों का वर्णाश्रम व्यवस्था में आगमन हुआ। वर्णाश्रम व्यवस्था में इनको शामिल किया गया। दूरस्थ क्षेत्रों से ये परिवर्तन हो ही रहे थे। वर्ण व्यवस्था को कठोर बनाने की बात की गई। कठोर क्यों बनाने की बात की गई? ताकि उस व्यवस्था को स्थापित रखा जाए, क्योंकि बहुत कुछ परिवर्तन हो रहे थे। शूद्रों की स्थिति में सुधार आया। मैंने आपको बताया कि उद्योग धंधे व्यापार वाणिज्य में इनको बढ़ाया गया। मनु की दृष्टि थोड़ी सी कठोर है। वो कहता है कि भैया केवल इतना ही अधिकार दो, इससे ज़्यादा इनको अधिकार नहीं देना चाहिए। जबकि कौटिल्य पहले बोल चुका था कि इनको वार्ता तथा व्यापार वाणिज्य में लगाया जाना चाहिए। जबकि मनु क्या बोलता है कि केवल सेवा कार्य करवाओ। महिलाओं की स्थिति, अब ध्यान दीजिएगा, महिलाओं की स्थिति के बारे में सबसे अच्छी स्थिति ऋग्वैदिक काल में, फिर उससे गिरेगी उत्तर वैदिक काल में, फिर महाजनपद काल में, फिर मौर्य काल में, मौर्योत्तर काल में, और फिर धीरे धीरे गिरती जाएगी। और वैसे भी जैसे ही फ्यूडलिस्टिक सिस्टम आएगा महिलाओं की स्थिति कमज़ोर होगी, क्योंकि अब महिलाएं वस्तु के रूप में देखी जाने लगेगी। वर्ण व्यवस्था को शुद्ध बनाए हेतु महिलाओं को पुरुषों के अधीन रखना आवश्यक है, क्योंकि प्रतिलोम विवाह कैसे होगा? निम्न वर्ण का पुरुष आएगा और उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह करेगा, तो उससे क्या होगा? समस्या पैदा होगी उच्च वर्णों को। तो वो क्या करेगा? वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस बात को मेंटेन रखने की कोशिश करेगा। महिलाओं के प्रति कठोर रुख अपनाएगा और कहेगा कि इनका कम उम्र में ही विवाह करो। ठीक है, विधवा विवाह पर पाबंदी लगा दो, तलाक के अधिकार बंद कर दो। हालांकि दक्षिण भारत में महिलाओं की स्थिति बेहतर थी, खासकर आंध्र सातवाहन शासकों के समय जो हम देखते हैं वो।
दासों की स्थिति, दास बढ़ेंगे क्योंकि अब हम दास ज़्यादा चाहिए हमें, अब हमें जंगल साफ करना है। इसके अलावा अब हमें आर्थिक गतिविधियों में भी दासों को लगाएंगे, तो उद्योग व्यापार वाणिज्य में दासों को लगाया जाना शुरू हुआ, कृषि कार्यों में इनको हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो दासों की स्थिति अभी ठीक है। निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि मौर्योत्तर काल में एक ऐसी व्यवस्था बन रही थी जहाँ पर विदेशी जातियाँ आ रही थी, जनजातीय तत्व शामिल हो रहे थे और उससे वर्ण संकर जातियाँ बन रही थी। जो कठोर वर्णवादी चिंतक थे जैसे मनु, वो उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील थे। बस ये बातें रखनी है। और इस समाज की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। नंबर 1, सामंती तत्वों का विकसित होना और महिलाओं की स्थिति का तेजी से गिरना। ये बिंदु रखिए, 11 अंक में लिखिए, आपको अंक मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। अब मौर्योत्तरकालीन राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था पर बात करते हैं। सामाजिक व्यवस्था देख ली, राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ पर भी प्रश्न बनने की संभावना है। देखो यहाँ पर फिर से वही बात है, एक तो प्रशासनिक संरचना और ढांचा जो कि हमारे देश में था और कुछ विदेशी तत्व जो बाहर से आए। दोनों ही स्थिति में सबसे अच्छी बात क्या है कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, राजा ही सत्ता का प्रधान है, वही विधायिका प्रमुख है, वही कार्यपालिका प्रमुख है, वही न्यायपालिका है। मजेदार बात क्या है कि इनमें विभेद भी नहीं है, वही सेनापति, सेना का सर्वोच्च पति है, स्वामी है, वही कानून निर्माता, वही लागू करने वाला है और वही न्यायपालिका भी है। अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें आई जो कि नहीं थी, जैसे कि राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप जो है वो विकेंद्रीकृत होने लगा। ये क्यों होने लगा समझ लीजिए। अब मौर्य काल जैसी शक्तिशाली साम्राज्य नहीं थे। शक, कुषाण, पल्लव ये विदेशी जातियाँ तो आई, परंतु यहाँ पर शुंग, कर्ण, आंध्र सातवाहन तो चलो फिर भी थोड़ा विकसित हुए, परंतु जो छोटे छोटे कदम वंश, ये वंश, वो वंश देखते हैं, ये वो छोटे छोटे वंश थे और इनकी जो शक्ति थी वो राजधानी के आसपास तक ही केंद्रीकृत थी। बाहर जैसे जाते थे तो वहाँ पर ये अपने प्रतिनिधि नियुक्त करते थे, जो कि बाद में फ्यूडल कहे गए, जो सैनिक तथा प्रशासनिक कार्य दोनों करते थे और बाद में फिर इनको भूमि दी जाने लगी थी। तो इससे क्या होगा, शक्तियों का ट्रांसफ़र शुरू होगा और विकेंद्रीकरण शुरू होगा। डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पर नेगेटिव सेंस में है, पॉजिटिव सेंस में नहीं है। आज का डिसेंट्रलाइजेशन एक पॉजिटिव सेंस में, परंतु उस समय वो मजबूरी थी, आज मजबूरी नहीं। आज तुम्हारी चॉइस। विदेशी शासकों के अंतर्गत कुछ नए नए क्षेत्रों का विस्तार हो रहा था, जैसे कि इंडो ग्रीक शासकों में साकल तथा तक्षशिला विकसित हुए। शक शासकों ने तक्षशिला, मथुरा, नासिक, उज्जैन को महत्व दिया। पल्लव शासकों ने तक्षशिला को महत्व दिया। कुषाण शासकों ने पेशावर और मथुरा को विकसित किया। मतलब ये वो क्षेत्र थे जो कि राजधानियों के रूप में विकसित हो रहे थे इस समय। ठीक है, देशी शासकों में पाटलिपुत्र और नासिक का उल्लेख किया ही हमने। जो राजत्व व्यवस्था थी वहाँ पर पहली बार आपको राजत्व का देवीकरण बहुत मज़े से देखने को मिलेगा। हालांकि देवीकरण कुछ नया नहीं था, परंतु इस बार क्या हुआ है कि जो जनजातीय नेतृत्व करता थे और जो विदेशी शासक थे उन्होंने स्वयं को भारतीय तत्व से या फिर स्थानीय संस्कृति से जोड़े रखने के लिए अपने आप को प्रस्तुत किया। किस तरह से कि हम यहीं के हैं, और उसके लिए काफ़ी प्रेशर किया। जैसे कि कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की, जो कि चीनी परंपराओं के अनुरूप है। इसके अलावा आंध्र सातवाहन शासकों ने स्वयं को राम, भीम, केशव मतलब कृष्ण और अर्जुन आदि के साथ जोड़ा कि हम उनके वंशज हैं, या अपनी तुलना उनके साथ की। राजा को दैवीय स्वरूप प्रदान करने की कोशिश की गई। कुषाण राजाओं ने तो रोमन परंपराओं के अनुरूप जो मृत राजा थे उनके लिए मंदिर भी बनाए, देवकुल बनवाए, उनको स्थापित की, उनकी मूर्तियाँ और उनकी पूजा शुरू की। ये पहला ऐसा टाइम था जहाँ पर मूर्तियों की पूजा किए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। इसी समय हम इस समय की राजनीतिक प्रणाली में द्वैत शासन प्रणाली तथा छत्रप प्रणाली देखते हैं। छत्रप तो मैं आपको बताऊंगा कुछ देर में, अभी द्वैत शासन प्रणाली को समझ लीजिए। कुषाण तथा शक राजाओं ने द्वैत शासन प्रणाली को चालू किया। इसके अंतर्गत वो क्या करते थे, जो राजा होता था वो अपने जो युवराज हुआ करता था, जिसको अगला राजा बनना है, उसको वो अपने समानांतर शासक घोषित कर देता था। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। महाभारत का जो विकास है, महाभारत की जो कथा है, उत्तर वैदिक काल से लेकर गुप्त काल तक विकसित हुई। शुरुआत में उसमें कुछ श्लोक थे, फिर और जुड़ते गए और जुड़ते गए और जुड़ते गए। अब मैं आपको बताता हूँ, B.R. चोपड़ा ने जो महाभारत बनाई थी, उस B.R. चोपड़ा की महाभारत का एक सीन है। सीन ये है कि भगवान कृष्ण शांति वार्ता के लिए गए हैं और वह कहते हैं कि अगर धृतराज राजन, अगर आप न्याय देना चाहते हैं पांडवों को, तो उनका
जो इंद्रप्रस्थ है उनको लौटा दो, और अगर फिर भी नहीं देना चाहते तो उनको 5 गांव दे दो। अब कृष्ण ने क्या किया था कि जो इंद्रप्रस्थ था वो तो उसको पता था कि अर्जुन देगा नहीं, तो यहाँ पर युद्ध संभावना होगी। 5 गांव जो थे वो भी इस तरह के मांगे थे जो कि रणनीतिक थे, और दूसरा युद्ध के या यूँ कहें कि दुर्योधन के क्षेत्राधिकार में थे। मतलब इस समय राजा और युवराज, मैं मौर्योत्तरकालीन एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो कि महाभारत के ग्रंथ में आपको देखने को मिलेगी, या B.R. चोपड़ा की महाभारत तो में तो है ही, हम लोगों ने ग्रंथ तो नहीं पढ़ा परंतु महाभारत नाटक तो देखी। तो वो जो एपिसोड जब मैं देख रहा था तब मुझे दिखाई दिया कि धृतराष्ट्र बोलते हैं कि हे केशव, मैं इंद्रप्रस्थ कैसे दे दूँ, वो तो दुर्योधन के क्षेत्राधिकार में, और ये 5 गांव की स्थिति भी ऐसी ही है लगभग। इंद्रप्रस्थ के बारे में एकदम स्पष्ट बोलने, मतलब युवराज जो कि अगला राजा है उसके पास अपना क्षेत्र है, वो समानांतर शासक है, और दुर्योधन उस राज्यसभा में ऐसा व्यवहार कर रहा है कि वो किसी की भी नहीं सुन रहा है। उसको पता है कि मैं युवराज हूँ और मुझे कोई हटा नहीं सकता। वो अब दे दी। ये बात क्यों कर रहा हूँ मैं आपसे, क्योंकि इस समय जो राजा था वो अपनी कुछ शक्तियाँ या कुछ क्षेत्रों में अपनी जैसी सारी शक्तियाँ अपने युवराज को दे दिया करता था, और शासन व्यवस्था में सहभागी, ताकि वो ट्रेंड हो जाए और आने वाले समय वो शासन संभाल सके। तो द्वैध शासन प्रणाली शकों और कुषाणों में दिखाई देती है, जो कि मौर्योत्तरकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। इस बात को भूलिएगा मत, ये लिखना ही लिखना है आपको। देवीकरण, और दूसरी चीज़ द्वैध शासन प्रणाली, और तीसरी बात है क्षत्रपी प्रणाली। इन्होंने क्या किया, शक और कुषाणों ने अलग अलग क्षेत्रों में अपने क्षत्रप नियुक्त किए। क्षत्रप को बोल दिए गवर्नर। मान लीजिए कोई क्षेत्र इन्होंने जीता तो वहाँ पर वो किसी सेना नायक को वहाँ का क्षत्रप घोषित कर देते थे। उस गवर्नर या उस क्षत्रप का कार्य क्या था कि वहाँ पर वह टैक्स वसूल करता था, उस क्षेत्र की रक्षा करता था, अपने खर्चे निकालता था, और जो बचा होता था वो राजा को भेज देता था। तो क्षत्रपी प्रणाली एक ऐसी प्रणाली थी जो कि सैन्य तत्वों पर आधारित थी, जिससे ये उम्मीद की जाती थी कि वह प्रशासनिक कार्य भी करेगा, रेवेन्यू कलेक्ट कर अपने खर्चे निकालकर जो बचेगा, फाजिल जिसको बाद में कहा गया मुगल काल में, वो भेज देगा, जो अतिरिक्त राशि उसके पास बची है। ठीक है, तो फिर से ध्यान दीजिएगा, राजत्व का देवीकरण, द्वैध शासन प्रणाली, क्षत्रपी प्रणाली, ये तीनों चीज़ें यहाँ पर देखेगी। इसके अलावा बहुत ऑब्वियस है कि यहाँ पर सैन्य शासन प्रणालियाँ विकसित हो रही है। धीरे धीरे जैसे क्षेत्रों का विस्तार होगा, राजा कमज़ोर होगा, केंद्र कमज़ोर होगा, तो जो सेना नायक है मजबूत होते जाएंगे। राजा जब कमज़ोर होगा तो आर्थिक स्थिति उसकी कमज़ोर होगी, और अब वो क्या करेगा, वेतन के बदले में क्षेत्र या भूमि देना शुरू करेगा। और ऐसी स्थितियों में क्या होगा, उन भूमि क्षेत्रों में वह जो सैनिक है वह अपने आप को मजबूत कर लेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि सेनापति या गोलमिक जैसे शब्द आपको दिखाई देंगे, जो कि अपने क्षेत्रों में शासन का प्रमुख है, शासनाध्यक्ष जैसा कार्य कर रहा है। राजनीति और प्रशासन में मात्र सत्तात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, विशेषकर आंध्र सातवाहन शासकों में। यहाँ पर गौतमीपुत्र सतकर्णी, वासिष्ठी पुत्र पुलमावी, नानाघाट अभिलेख, ये सब बता क्या रहे हैं, यहाँ महिलाओं की अच्छी स्थिति है। परंतु फिर भी मैं आपको बताऊं कि भैया यहाँ पर जो प्रणाली है, सामाजिक प्रणाली है, या राजत्व का जो उत्तराधिकारी है, जो राजा का उत्तराधिकारी है, वह पुरुष ही होगा, महिला नहीं होगी। ये चीज़ें आपको लिखनी है, इसमें चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हैं। फिर से बता दो आपको क्या करना है। नंबर 1 आपको बताना है कि इस समय की राजनीतिक प्रशासनिक प्रणाली में जनजातीय तत्व तथा विदेशी तत्वों का समावेशन दिखाई देता है। राजनीतिक व्यवस्था में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजवंश देखने को मिलेंगे। प्रमुख विशेषता है राजत्व का देवीकरण, दूसरी प्रमुख विशेषता है द्वैध शासन प्रणाली, तीसरी प्रमुख विशेषता है क्षत्रपी प्रणाली, चतुर्थ विशेषता है सैन्य शासन प्रणाली का मजबूत होना। ये 4-5 चीज़ें बताइए, और आखिरी में बता दीजिए कि राजनीतिक प्रशासनिक प्रणाली पर खासकर आंध्र सातवाहन क्षेत्र में, दक्कन में, यहाँ पर हमें मात्र सत्तात्मक प्रभाव दिखाई देता है। बस ये चीज़ें बताइए। 11 अंक के लिए ये पर्याप्त उत्तर है, बहुत कुछ कट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए भाई, आज का सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं। तो ये 121 नंबर पेपर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।